आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं सुचिता गुप्ता, बाई प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ इसी अमेंडमेंट बिल को एक्सप्लेन करने के लिए, जो 2025 आईबीसी अमेंडमेंट बिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ सेक्शंस कवर कर दिए हैं, जो 31 सब सेक्शन 6 तक मैंने कवर कर दिए हैं अपनी पिछली वीडियोज में। और ये पार्ट वाइज मैं बना रही हूँ, पार्ट 3 तक मैं डाल चुकी हूँ और उनमें ये सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 और न्यू सेक्शन से कि क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मेरा चैनल है वो सबके लिए है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक सरल भाषा में सब ब्रीफ कर पाऊँ, जो कि सबको समझ में आए। इनफैक्ट उन लोगों को भी समझ में आए जिनको आईबीसी की कोई नॉलेज नहीं है, और जो कंपनीज के कॉर्पोरेट डेटर्स हैं, जो कंपनीज चली गई हैं आईबीसी में, या प्रमोटर्स हैं, या और कोई क्लेमेंट्स हैं, तो वो सबके लिए सबको समझ में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन आप लेके चल रही हूँ, सेक्शन 33(1)(a), यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बेसिकली क्या है, इसमें क्या चेंज आया है कि इन्होंने कहा है कि इन सेक्शन 33 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 है, इसी का क्लॉज ए है ये। द वर्ड एंड फिगर और फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर सेक्शन 56 शैल बी ओमिटेड। तो यहाँ पे पहले फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर सेक्शन 56 ये वर्ड था, ये इन्होंने डिलीट किया है यहाँ से। क्यों डिलीट किया है? क्योंकि जो फास्ट ट्रैक प्रोसेस का जो चैप्टर है पूरा, वो ही डिलीट हो गया है बेसिकली, ये जो न्यू प्रोविजंस हैं इनमें। तो यहाँ से भी इस वर्ड को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए जो पहले एग्जिस्टिंग था वो कहता था कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सीआईआरपी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड और द मैक्सिमम पीरियड permitted for the completion of the CIRP of fast track resolution process under section 56 as the case may be does not receive a resolution plan under this। और तो जब ये रहा ही नहीं प्रोसेस, तो यहाँ पे इस वर्ड को रहने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ से इसको डिलीट किया गया है। अब नेक्स्ट है 33(1) क्लॉज बी और क्लॉज सब क्लॉज 2। तो इसमें क्या हुआ है कि इन सब क्लॉज 2 आफ्टर द वर्ड इन लिक्विडेशन द वर्ड एंड शैल बी ओमिटेड। यहाँ पे लिक्विडेशन के बाद एक एंड वर्ड लगा हुआ था, वो ओमिट किया है। बट उसको ओमिट करने की क्या वजह है? उसको ओमिट करने की वजह यही है कि बेसिकली पहले जो था, अगर हम देखें तो केवल सबसेक्शन 2 के बाद सबसेक्शन 3 था। अब 4 और 5 और भी इंसर्ट हुए हैं, तो एंड पे लगाने का मतलब तो है नहीं है। तो एंड अगर आएगा भी तो वो 4 के बाद आएगा। तो हुआ क्या, इसलिए यहाँ से एंड हटाया गया है। अब 33(1)(b) सब क्लॉज 2, इसमें क्या कहते हैं वो कि ये एक नया इंसर्ट कर रहे हैं कुछ इसके बाद में। जैसे 3 तो पहले था ही, उसके बाद में ये सब क्लॉज 4 और लेकर आ गए हैं। तो सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 डिक्लेयर अ मोनिटोरियम फॉर द पर्पस referred to in clause A and C of subclause 1, read with subsection 3 of section 14, which shall mutatis mutandis apply to the proceeding under this chapter। तो जो मोनोटोरियम है फॉर द पर्पस ऑफ पर्पस रेफर टू इन क्लॉज A and C of subsection 1, read with subsection 3 of section 14, shall mutatis mutandis apply to the proceeding under this chapter। जो 14 जो सेक्शन कहता है वो लिक्विडेशन में भी अप्लाई होगा, मतलब जैसे सीआईआरपी में अप्लाई होता है वैसे ही अप्लाई होगा लिक्विडेशन के प्रोसेस के लिए भी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52। और लेकिन उसको सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52 होना पड़ेगा। एंड डिक्लेयर अ मोनिटोरियम फॉर द पर्पस रेफर्ड इन क्लॉज ए एंड सी ऑफ दिस सेक्शन, रीड विद दिस अप्लाई टू द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर। नाउ इस पे कंटिन्यू एक प्रोविजो और आया इसमें, ये जो सेक्शन ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो अभी कंटिन्यू है, सब सेक्शन 4 सब क्लॉज 4 सॉरी।
तो इसमें क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सब क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू लीगल प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू सच ट्रांजेक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in consultation with the financial sector regulator or any other authority and pass an order appointing the liquidator for the liquidation process in accordance with section 34। तो ये जो प्रोविजन है जैसे मोनिटोरियम वाले वो कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, वो अगर सच ट्रांजेक्शन एज मे बी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नोटिफाई कर देती है इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के से कंसल्ट करके और एनी अदर अथॉरिटी से कंसल्ट करके, तो वहां अप्लाई नहीं होगा। और जहां पे वो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करती है तो वो तो राइट ही है, वो तो कर ही सकती है जहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर का कोई ऑर्डर पास हो रहा है। नाउ सेक्शन 33(1)(a) ये एकदम नया है, ये न्यूली इंसर्ट हुआ है। तो ये क्या कहता है कि आफ्टर सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो जो पहले थे जो सेक्शन थे सबसेक्शन 1 था, उसके बाद में एक नया इन्होंने एक सबसेक्शन 3A भी यहाँ पर 33(1)(a) भी इंसर्ट किया है। जैसे 1 तक था, 1 के बाद B आ गया क्लॉज, इसके क्लॉज आ गए, बट अब 33(1)(a) 1 के बाद 1A और लेकर आए हैं सबसेक्शन। वो क्या कहता है कि नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 where the adjudicating authority is satisfied that the ground mentioned in clause A and B of subsection 1, A और B clause हम देख चुके हैं, B of subsection 1 of this section exists, it shall before passing the liquidation order consider an application made by the committee of creditor in such manner and subject to such condition as may be specified by not less than 66% of the voting share for restoring of the share। पहले जो था, पहले कोई रिस्टोर का कोई प्रोविजन नहीं था, जो आईबीसी है 2016 उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो जैसे एक बार आपकी कंपनी अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया तो उसको आप दोबारा रिस्टोर करा पाओ, ऐसा कोई प्रोविजन पहले नहीं था। पर अब ये ऐसा एक प्रोविजन लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जजमेंट आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिक्विडेशन के ऑर्डर पास कर दिए। भूषण स्टील वाले केस ले लो, चाहे और जेट एयरवेज के केस ले लो। तो अब क्या है कि एक चांस दिया गया है कि भाई अगर गुंजाइश है तो रिस्टोर भी हो सकता है सीआईआरपी प्रोसेस। तो इफ द ग्राउंड मेंशन इन क्लॉज इन इफ यहाँ पे पर ग्राउंड भी मेंशन कर दिए, इफ द ग्राउंड मेंशन इन क्लॉज ए एंड ऑफ सबसेक्शन 1 एग्जिस्ट, अगर ऐसे कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं जो सबसेक्शन 1 ए में, सब क्लॉज ए में है ऑफ सबसेक्शन 1 के, तो रीस्टोर हो सकती है सीआईआरपी प्रोसेस की एप्लीकेशन, रीस्टोर द सीआईआरपी प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड। बट ये जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कितने दिन में करना होगा, विद इन सच ड्यूरेशन एज इट डीम फिट बट नॉट एक्सीडिंग 120 डेज। तो 120 दिन के अंदर इसको आपको कंप्लीट करना होगा अगर आपने रीस्टोर करवाया है कोई प्रोसेस। नाउ इसको ऊपर वाला भी कंटिन्यू है क्योंकि इसके भी क्लॉजेस हैं, सब क्लॉजेस हैं। नाउ इफ द ग्राउंड मेंशन इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 एग्जिस्ट, तो restore the CIRP process at the stage of invitation or of submission of the resolution plan, which shall be completed in such manner and subject to such condition as may be specified। तो इन्होंने बता दिए कि restore जो होगा CIRP process to the stage of invitation of the invitation or for submission of resolution plan which shall be completed। अगर रीस्टोर कहाँ पे हो रहा है, उस स्टेज पे रीस्टोर हो रहा है जहाँ इन्विटेशन हो चुका है ऑलरेडी रिजोल्यूशन प्लान के लिए, तो which shall be completed in such manner and subject to such condition as may be specified and provide the duration for completion of such restore CIRP process if deemed fit shall not exceed 120 days। तो बेसिकली ये लिमिट करना चाह रहे हैं कि अगर आप रिस्टोर भी करा रहे हैं तो 120 दिन से ज्यादा का आप उसमें फिर टाइम नहीं लोगे उसको कंप्लीट करने में। नाउ एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट कर दी कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Act this, the provisions of subsection 1A and 1B shall also apply to the CIRP of the corporate debtor initiated under Chapter 2 before such date of the commencement where the adjudicating authority has not passed the liquidation order on if this section
एंड शेल नॉट अप्लाई वेयर द लिक्विडेशन ऑर्डर इज पास्ड। तो इन्होंने ये भी कर दिया क्लियर कि भाई जब सपोज करो आज की डेट में ये प्रोविजन आ रहे हैं, पर जहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडेशन ऑर्डर हो चुका है या जहाँ पे सीआईआरपी में ऑलरेडी कंपनी जा चुकी है, तो उस केस में उन्होंने एक स्टेज भी क्लियर की है कि कौन कौन सी स्टेज है जहाँ पे आफ्टर दिस अमेंडमेंट ये अप्लाई हो सकते हैं प्रोविजन। तो उन्होंने बताया कि द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1A एंड 1B शैल आल्सो अप्लाई टू द CIRP प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा इनिशिएट अंडर चैप्टर 2 बिफोर सच डेट ऑफ कमेंसमेंट and where the adjudicating authority has not passed a liquidation order under subsection 1 of this section and shall not apply where the, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो चुके हैं, ठीक है, अब वो कहेंगे कि भाई हमारी कंपनी में फिर से हम तो लिक्विडेशन में हम तो फालतू ही चले गए। जैसे कि सपोज करिए भूषण का ही केस ले लीजिए या कोई और केस ले लीजिए जहाँ पे लिक्विडेशन का ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। तो वहां पे एक तरीके से इन्होंने एक क्लियर करने की कोशिश की है कि जो लिक्विडेशन के ऑर्डर जहाँ पे ऑलरेडी पास हो गए हैं वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, वरना तो फिर इतने लिटिगेशन खुल जाएंगे कि जितनी कंपनियां लिक्विडेशन में गई हैं वो सारे अपने लेके आ जाएंगे कि भाई हमें रजिस्टोर करो। ठीक है, तो ये इस बात को क्लियर किया गया है। नाउ सेक्शन 30 ये हो गया है यहाँ पे। अब 33 1B है, ये भी न्यू क्लॉज आया क्योंकि 1A अपन देख चुके हैं, अब 1B आया है। तो 1B में क्या कहते हैं कि द CIRP प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर मे बी स्टोर इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1A ओनली वंस। तो अब जो ये प्रोसेस भी रीस्टोर की बात की गई है तो वो केवल एक बार ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि हमारा आप कर दो फिर कर दो फिर कर दो, तो 2 4 5 बार नहीं होगा, ये सिर्फ एक बार ही होगा। नाउ एक्सप्लेनेशन भी आ गई यहाँ पे कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डज नॉट रिसीव द resolution planned under subsection 6 of section 630 within the period provided under clause A or clause B of 1A or reject the resolution plan received by it during such period under section 2 of section 31, it shall pass the liquidation order। सपोज करिए आपने यहाँ रिस्टोर करा दिया, उस केस में भी अगर आपके पास रिस्टोर के बाद 120 डेज है करने के लिए रिजोल्यूशन प्लान वगैरह इनवाइट करने के लिए, तो अगर वो उस पीरियड में अगर वो नहीं सबमिट कर रहे हैं इस पर क्लॉज 1A और 1B जो भी प्रोवाइडेड है, अगर उसको वो नहीं कर रहे हैं फुलफिल उस चीज में, तो फिर उस केस में भी लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे लिख दिया कि सेक्शन 30 विद इन द पीरियड प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज A और B ऑफ सब सेक्शन 1A और रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान रिसीव बाय इट ड्यूरिंग सच पीरियड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31। अगर या तो रिजेक्ट कर दिया उस रेजोल्यूशन प्लान को, मान लो रिसीव भी हुआ तो रिजेक्ट कर दिया, तो इट शेल पास अ लिक्विडेशन ऑर्डर, तो उस केस में भी लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो सकता है। नाउ सेक्शन 33 1B ये भी न्यूली इंसर्ट है, इसी ऊपर जो इंसर्ट था उसका कंटिन्यूएशन है क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन हो रहा है इसमें अभी। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड that where the adjudicating authority does not receive a resolution plan under subsection 6 of section 30 within the period provided under clause A and B of section 30 of subsection 1A or reject the resolution plan received by it during such period under subsection 2 of section 31, it shall pass the liquidation order under subsection 1। तो बेसिकली अगर या तो वो 180 डेज में जो रिजोल्यूशन प्लान देना है वहां पे नहीं, अगर दे ही नहीं रहे हैं प्लान, उस केस में भी हम जा सकते हैं, मतलब लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और जहाँ पे अगर रीस्टोर हो रहा है उस केस में भी पास कर सकती है। तो दोनों केस क्लियर कर दिए हैं यहाँ पे। नाउ 33 सबसेक्शन 2 पे आते हैं। ये क्या कहता है कि आफ्टर द वर्ड द लिक्विडेट द वर्ड और डिजोल्व, क्योंकि पहले क्या होता था जब जैसे अगर CIRP प्रोसेस में कंपनी गई और रिजोल्यूशन प्लान इनवाइट भी किया और कोई आया नहीं, तो ये COC लिक्विडेट का एक निर्णय ले लेती थी 66% वोटिंग राइट से कि अब कंपनी को डायरेक्ट लिक्विडेट करो। पर अब यहाँ पे क्या क्लियर कर दिया कि लिक्विडेट भी कर सकते हो और डिजोल्व। तो मतलब यहाँ पे जो वर्ड रिप्लेस किया टू लिक्विडेट और
डिसॉल्व, या तो लिक्विडेट कर सकते हैं अगर उनको लग रहा है सीओसी को 66% वोटिंग पावर से कि इसको लिक्विडेशन में जाना चाहिए, असेट्स इसकी सेल करनी होगी, ये करना होगा, वो करना होगा। अगर कोई असेट्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो डायरेक्ट डिसॉल्व करो, उसको लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट डिसॉल्व करो। तो ये वर्ड यहाँ पे इसलिए इंसर्ट हुआ है। फॉर द ब्रैकेट लेटर एंड वर्ड 2 3 द ब्रैकेट लेटर 2 3 4 5 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि अब क्या है इसमें, जहां पे भी हम जैसे सब क्लॉज 1 2 3 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ये हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर कुछ क्लॉज इंसर्ट हो गए जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब जब ये क्लॉज ऊपर जब इंसर्ट हो गए सबसेक्शन 1 में, यानी 33(1) में, क्योंकि 1 2 3 के बाद 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो उस केस में अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 2 3 4 एंड 5 सबको कवर करेगा ना फिर वो, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को रिप्लेस किया गया है। The word bracket figure and letter of subsection 1 or the dissolution order under subsection 2A of section 54 as the case may be shall be substituted। तो जहाँ पे जैसे ऑफ सेक्शन 1, जहाँ पे सबसेक्शन 1 जहाँ पे लिखा है और अ डिसोल्यूशन ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हुआ है, सबसेक्शन 1 और अ डिसोल्यूशन ऑर्डर, क्योंकि अब डिसोल्यूशन भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डायरेक्ट डिसोल्यूशन के लिए भी जा सकते हैं, तो इसलिए लिखा है और अ डिसोल्यूशन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 54 एज द केस में बी शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो इसलिए ये वाले वर्ड यहाँ पे रिप्लेस हुए हैं। नाउ सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 प्रोविजो एक इंसर्ट हुआ है, उसके बाद में 2 के बाद में वो प्रोविजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल बिफोर टेकिंग द डिसीजन टू डिसॉल्व द सीआईआर द कॉर्पोरेट डेटर कंप्लाई विद सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड, क्योंकि अब डायरेक्ट पावर दे दी है सीओसी को कि भाई डिसॉल्व करो, लिक्विडेट नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट डिसॉल्व करो। तो उस केस में इन्होंने बोल दिया कि वो डायरेक्ट डिसीजन ले सकती है डिसॉल्व का, पर उसे कुछ कंडीशन मीट आउट करनी पड़ेगी। ठीक है। नाउ 33 सबसेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन एक इंसर्ट हुई है, एक्सप्लेनेशन थी, तो जहां पे एक्सप्लेनेशन थी ये पहले थी कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर मे मेक द डिसीजन टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर एनी टाइम आफ्टर द इट्स कंस्टिट्यूशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21। तो यहाँ कर दिया लिक्विडेट और डिसॉल्व, क्योंकि ऊपर हमने देख लिया कि अब या तो लिक्विडेट कर सकती है सीओसी या डिसॉल्व कर सकती है डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिक्विडेट और डिसॉल्व आ गया वर्ड। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि होता क्या था कि पहले लिक्विडेशन कराओ, उसमें 1 2 साल चले गए, क्योंकि 365 डेज का टाइम है, फिर और फर्दर एक्सटेंशन ले सकते हैं 1 साल का। तो बहुत अच्छा किया कि डायरेक्ट डिसॉल्व कर दो, अगर कंपनी में असेट्स ही नहीं है, कुछ सेल करने के लिए है ही नहीं है, तो लिक्विडेशन में लेके क्यों जाना है उसको, डायरेक्ट डिसॉल्व करो, खत्म करो। Now, after subsection 2, the following subsection shall be inserted, namely, उसके बाद में कुछ सेक्शन इंसर्ट भी हुए हैं। ये नया है 33(2)A, ये न्यूली इंसर्ट हुआ है। ये कहता है कि द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि ये सबसेक्शन 2 के बाद सबसेक्शन 2A है, तो आप देखोगे कि 33 जो सेक्शन है, जो लिक्विडेशन का मेन सेक्शन है, जहां से स्टार्ट होता है चैप्टर, उसमें टोटल बहुत ज्यादा इंसर्शन है और बहुत ज्यादा चेंज है। So the adjudicating authority shall pass a liquidation order under this section within the period of 30 days from the date of the receipt of an intimation or application as the case may be to initiate the liquidation process under this section। तो adjudicating authority है वो पास करेगी एक liquidation का order under this section within the period of 30 days। तो 30 days में liquidation का order पास करना होगा within the receipt of an intimation or application as the case may be, or to initiate the liquidation process under this section, provided that if the adjudicating authority has not passed the order within such period, it shall record the reason for the delay in writing। तो हम देख रहे हैं कि वैसे भी अगर कोई भी सेक्शन ले लो, चाहे सेक्शन 7 ले लो, 10 ले लो, 9 ले लो, जहां भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर देना है, चाहे वो रिजोल्यूशन प्लान ही ले लो,
वहां पे टाइम बाउंड कर दिया है, क्योंकि एक एक साल 6 6 महीने केस खिंच जा रहा है, लिक्विडेशन का ऑर्डर नहीं पास हो रहा है, कहीं रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो रहा है, कहीं पेटिशन एडमिट नहीं हो रही है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी लिमिट करने की कोशिश की गई है एनसीएलटी को, कि आप भी अपना निर्णय 30 दिन में सुनाएं। अगर नहीं सुना पा रहे हैं तो आप इसका रीजन दें डिले का राइटिंग में। तो इससे क्या होगा कि सारा प्रोसेस फास्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो बैंकें हैं आज की डेट में, या और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, या कुछ कुछ भी हैं, वो कह रहे हैं कि बेकार है ये एक्ट, हमें जाना ही नहीं है इसमें। तो अब उनको एक सहूलियत उनको भी मिले, कॉर्पोरेट डेटर को भी मिले, कि कॉर्पोरेट डेटर भी फंसा रहता है कि भाई कंपनी की जो असेट्स हैं वो दिन पे दिन उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो हर चीज को एक ठीक करने की कोशिश की गई है बाय दिस अमेंडमेंट बिल। नाउ सेक्शन 33 सबसेक्शन 3 में आती हूँ। इसमें क्या कहता है कि वेयर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 31 ऑफ और अंडर सेक्शन दिस is contravened by the concerned corporate debtor, any person other than the corporate debtor whose interests are prejudicially affected by such contravention may make an application to the adjudicating authority for a liquidation order as referred in this clause। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर और भी क्लॉज इंसर्ट हो गए जो हम देख चुके हैं 33 सबसेक्शन 1 में, तो इसलिए यहाँ पे इस वर्ड को हटाया गया है, और 3 4 5, यानी पहले 3 तक ही थे क्लॉज, और अब उसके आगे 4 और 5 भी सब्स्टिट्यूट किया गया है। नाउ ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 3 इफ द एडजुडिकेट, यहाँ पे इन्होंने कहा 33 सबसेक्शन 4 में कि फॉर द वर्ड ब्रैकेट लेटर एंड फिगर्स, वही 1 2 3 जो ऊपर थे जहां पे 1 2 3 ये वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 क्योंकि ऑलरेडी इंसर्ट हो गए हैं इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है उसको। 1 and pass any order as it deem fit shall be substituted, ये जो वर्ड ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ तक, इसके बाद तक द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, इसके बाद में एक प्रोविजो लेके आए हैं, 4 के बाद में एक नया प्रोविजो लेकर आए हैं। वो क्या कहता है कि provided that where an application under subsection 3 is made, the adjudicating authority may deem fit reinstate the CIRP resolution process and pass the appropriate order। तो उसके पास जो एप्लीकेशन आएगी उसके बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी डीम फिट होगा उसके हिसाब से रीइंस्टेट करेगी, या तो सीआईआरपी प्रोसेस को, या फिर पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर जो उसे उचित लगता है वो ऑर्डर पास करेगी। नाउ सब्जेक्ट टू सेक्शन 50 अब 33 सबसेक्शन 5 में आ जाते हैं। ये जो सेक्शन था इसको टोटली ऑमिट कर दिया गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था वैसे तो, क्योंकि सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 व्हेन अ लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, ये वर्ड लिखा था यहाँ पे। तो इसको पूरी तरीके से ओमिट कर दिया इन्होंने यहाँ पे, बट लेकिन इसकी जगह पे ये एक नया लेके आए हैं कि जैसे हम ये पढ़ेंगे फॉर सबसेक्शन 6 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, इसको पूरी तरीके से ओमिट करके यहाँ पे जो पहले 33 सबसेक्शन 6 था उसको पूरा तरीके से सब्स्टिट्यूट किया है इन्होंने, और लिखा है कि वेयर द लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया कि अगर कोई लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाता है तो नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस्ड, कोई प्रोसीडिंग कमेंस नहीं होगी, और अगर वो पेंडिंग भी है और इफ पेंडिंग एट द डेट ऑफ द लिक्विडेशन ऑर्डर वो शैल बी प्रोसीडेड, वो उनको प्रोसीड भी किया जा सकता है बाय द लिक्विडेटर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि हमें परमिशन चाहिए होगी एनसीएलटी की, अगर हम कोई लिक्विडेशन प्रोसीडिंग जहां से लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया उसके बाद में जो प्रायर मतलब उससे पहले के कुछ केसेस चल रहे हैं कंपनी में, तो अगर उनको हमें आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें एनसीएलटी की परमिशन चाहिए होगी, एंड सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में इम्पोज, और उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई टर्म है उसको भी इम्पोज कर सकता है कि कैसे हमें आगे मतलब कैसे हमें केस को प्रोसेस करना होगा, तो वो टर्म्स भी कोई इम्पोज कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। नाउ सेक्शन 34 सबसेक्शन 1, अगर इसकी बात की जाए यानी 33 पूरा खत्म कर दिया मैंने, जो लिक्विडेशन का मेन सेक्शन है जहां से स्टार्ट होता है चैप्टर, 34 सबसेक्शन 1 है
वो क्या कहता है कि इन सेक्शन 34 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट फॉर द सबसेक्शन 1 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। जो ये पहले था सबसेक्शन 1, इसका ये टोटली इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि द कमिटी ऑफ क्रेडिटर मे बाय वोट ऑफ नॉट लेस देन 66% ऑफ द वोटिंग शेयर्स आइदर रिजॉल्व टू propose the resolution professional appointment for the corporate insolvency resolution process under chapter 2 for or for the pre-packaged insolvency resolution process, this subject to a written consent from the रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे पहले जो सेक्शन था वहां पे ये नहीं लिखा था कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होना है वो कैसे होना है, वोट से होना है या नहीं होना है। तो यहाँ पे इस बात को क्लियर कर दिया कि वोट वाई वोटिंग से होगा और वो 66% वोटिंग होनी चाहिए सीओसी की, ठीक है। और फिर कहा सब क्लॉज बी भी है यहाँ पे, वो क्या कहता है कि प्रपोज एन आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सब्जेक्ट टू अ रिटन कंसेंट फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द लिक्विडेटर। तो जो प्रपोज करेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, जो पहले जब सीआईआरपी प्रोसेस चल रहा था उस समय जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसको अगर आईपी ने उसको लिक्विडेटर नहीं बना रहे हैं अदर देन द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सब्जेक्ट टू द रिटन कंसेंट, तो उससे एक रिटन कंसेंट लेनी होगी फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड। तो या तो उसी को प्रपोज कर दें जो पहले रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, जो पूरा सीआईआरपी प्रोसेस जिन्होंने हैंडल किया उनको प्रपोज कर दें, या अपना कोई नया लेके आना चाहते हैं तो उसको उनको हटा के तो वो भी एक कर सकते हैं, वो किसी और को भी प्रपोज कर सकते हैं। फिर वो भी एक इनके पास राइट है। एक 34 पे थी 34 सबसेक्शन 1 ये हो गया यहाँ पे। एंड अब आते हैं 34(1)(a), एक नया आया है ये 34 के बाद 1(a) सबसेक्शन इंसर्ट हुआ है। तो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड द नेम ऑफ द प्रपोज लिक्विडेटर अंडर सबसेक्शन 1 टू द बोर्ड और फॉर इट्स कंफर्मेशन। सपोज करिए ऊपर अगर वो नहीं कर पा रहे हैं प्रपोज या किसी और को भी प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को राइट है कि वो फॉरवर्ड कर देगी नेम ऑफ द, या तो उन्होंने प्रपोज किया है तो उस नेम को प्रपोज लिक्विडेटर नेम ऑफ द प्रपोज लिक्विडेटर टू द बोर्ड फॉर इट्स कंफर्मेशन एंड शैल मेक सच अपॉइंटमेंट एज आफ्टर द कंफर्मेशन बाय द बोर्ड। तो वो बोर्ड की कंफर्मेशन के बाद उनको एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगी। नाउ सेक्शन 34 सबसेक्शन 3, 4, 5, 6 जो ये जितने भी 34 सबसेक्शन थे ये सारे डिलीट करके सब्स्टिट्यूट करके, सॉरी डिलीट तो नहीं कह सकते, सब्स्टिट्यूट करके ये नए लेकर आए हैं। तो 3, 4, 5, 6 इन सबको इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ पे नए नए इंसर्ट किए हैं। तो जो पहले थे उनको नहीं पढ़ना है, ये जो नए आए हैं बिल्कुल सब्स्टिट्यूट हो गया है। नाउ सब सेक्शन 3 को अगर हम पढ़ें तो वो कहता है कि एनी पर्सन हु इज और हैज बीन अ पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और इट्स प्रमोटर और एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि ये काफी बड़ा है 3, 4, 5, 6 सारे सब्स्टिट्यूट हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगी इसको ना नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है कि एग्जिस्टिंग क्या था नया क्या आ गया, तो वो भी एक समझने की बात है। तो अब अभी यही एंड करते हैं वीडियो को। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।